अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज का रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान। नाजरीन, आज हम बात करेंगे साइफर केस की, जिसमें बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की सज़ा सुना दी गई है। बानी पीटीआई की बहनें और शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना अदालत में मौजूद थे। दौरान समाअत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात ने बानी पीटीआई से पूछा कि साइफर कहाँ है, जिस पर उन्हें जवाब मिला कि नहीं मालूम। बयान रिकॉर्ड होने के बाद अदालत ने मुख्तसर फैसला तो सुना दिया है, लेकिन मजीद इसकी क्या डिटेल्स हैं, ये एक रिपोर्ट तैयार की गई है, पहले वो देखिए। बड़े जुर्म की बड़ी सजा, साइफर केस के मुलजिम मुजरिम साबित हो गए। बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 बरस कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। रावलपिंडी की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। अदालत में प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी, स्टेट काउंसिल वकला, बानी पीटीआई की बहनें और शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना मौजूद थे। समाअत के आगाज पर बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को दफा 342 का सवालनामा दिया गया। जज ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को रोस्टम पर आने की हिदायत की और कहा 342 के बयान पर दस्तखत करेंगे। उस पर बानी तहरीक इंसाफ ने कहा, हमें जल्दी नहीं, हमने जेल में ही रहना है, जल्दी तो आपको है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा, कानून को मद्देनजर रखते हुए आपको सवालात के जवाब देने का मौका दे रहा हूँ। आपसे आसान सा सवाल है, साइफर कहाँ है? बानी चेयरमैन बोले, मुझे नहीं मालूम। अपने बयान में बानी तहरीक इंसाफ ने कहा, साइफर मेरे ऑफिस आया था, लेकिन उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिलिट्री सेक्रेटरी की थी। इस हवाले से मिलिट्री सेक्रेटरी को इंक्वायरी का कहा था। उन्होंने बताया कि साइफर के बारे में कोई क्लू नहीं मिला। बानी तहरीक इंसाफ के बाद शाह महमूद कुरैशी ने भी अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। बयान रिकॉर्ड कराने के बाद अदालत ने मुख्तसर फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया कि इस्तिखासा के पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं। प्रोसिक्यूशन जुर्म साबित करने में नाकाम रही है। अदालत बानी तहरीक इंसाफ को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई जाती है। 27 मार्च 2022 को बानी चेयरमैन और साबिक वजीर आजम ने साइफर लहराया। 16 अगस्त 2023 को मुकदमा दर्ज हुआ। 23 अक्टूबर को शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म भी आयद हो गई। कार्रवाई हुई, जेल ट्रायल चलता रहा। केस किस किस मरहले से गुजरा, यासिर नजर की रिपोर्ट में देखिए। 27 मार्च 2022 को इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म और बानी चेयरमैन ने इस्लामाबाद जलसे में एक खत लहराया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने पीटीआई हुकूमत के खात्मे की मनसूबाबंदी का दावा किया। साइफर केस के मामले पर जेआईटी बनाई गई। बानी पीटीआई, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और आजम खान समेत दीगर पेश हुए। जेआईटी की सिफारिश पर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 16 अगस्त 2023 को मुकदमा दर्ज किया। मुकदमे में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को नामजद किया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात 5 और 9 के साथ सेक्शन 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खुसूसी अदालत कायम की गई। 4 अक्टूबर 2023 को सेंट्रल जेल अडियाला में पहली समाअत हुई। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने समाअत की। 23 अक्टूबर 2023 को दोनों सियासी रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद की गई। 25 अक्टूबर को बानी तहरीक इंसाफ ने फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। जैसे हाई कोर्ट ने 21 नवंबर 2023 जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दिया। कार्रवाई का दोबारा आगाज 23 नवंबर 2023 को हुआ। 1 दिसंबर को वफाकी वजारत दाखिला ने जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी किया। 2 दिसंबर 2023 अडियाला जेल में कार्रवाई का दोबारा आगाज हुआ। 13 दिसंबर को दोबारा फर्द जुर्म आयद हुई। 28 दिसंबर को मामला दोबारा हाई कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने की हदायत की। 27 जनवरी के बाद केस में तेजी आई। 27 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए गए। यासिर नजर, आज न्यूज, इस्लामाबाद। आज बानी पीटीआई और चेयरमैन को सजा सुनाने के बाद तहरीक इंसाफ ने साइफर केस में खुसूसी अदालत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू की। गुफ्तगू में कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर एतमाद है, इंसाफ जरूर मिलेगा। कारकुनान को भी कहा कि आप पुरअमन रहें, कोई भी कानून हाथ में ना ले, इलेक्शन पर तवज्जो दें, 8 फरवरी को सबका मुहासबा होगा।
हमारे फॉलोअर्स को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को, सपोर्टर्स को, कैंडिडेट को और हमारे पूरे मुल्क के जो भी वेल विशर्स हैं उन सब से दरख्वास्त है कि आप तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करें। इंशाल्लाह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे हमें एतमाद है। एट द एंड ऑफ द डे हमें रिलीफ मिलेगा। कोई एक कंकरी आपने नहीं फेंकनी, आप तहम्मुल करें ताकि इनकी तवज्जो हम इलेक्शन से ना हटवा सके। इलेक्शन पे फोकस करो। इंशाल्लाह ताला 8 तारीख को सबका मुहासबा करेंगे। हमारे साथ पे बात करने के लिए मौजूद हैं माहिर कानून राजा खालिद साहब। राजा खालिद, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, आज के केस की जो सज़ा हुई उस सारा फैसला आपके सामने है, सुबह से ही आप हमारे साथ है। अब क्या कहेंगे? एक तो हम ये पूछना चाहेंगे कि शाह महमूद कुरैशी को 342 का जो उनका बयान रिकॉर्ड होना था वो नहीं हुआ, क्या उसके बिना फैसला देना ये दुरुस्त अमल है? बात यह है कि अगर एक्यूज इनकार कर दे कि मैंने 342 की स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड करवानी, मैंने अपना डिफेंस नहीं बताना, तो इसका मतलब है कि वो प्रोसिक्यूशन के केस को मुकम्मल तौर पे एडमिट कर रहा है। सही है। उनका अपना वर्जन जब रिकॉर्ड नहीं करवाता तो वो जो प्रोसिक्यूशन का स्टैंस है उसे कंट्रोवर्ट नहीं कर रहा, उसे डिनाई नहीं कर रहा, उसे रिबट नहीं कर रहा। तो ये क्लियर इंडिकेशन है। सर, क्लियर इंडिकेशंस तो हैं, लेकिन यहाँ पे फिर कहते हैं ना अदम एतमाद की बात कर ली जाए, क्योंकि उन्होंने पहले से ही कहा था कि हमें सरकारी वकला पर एतमाद ही नहीं है। तो इस तरह कहीं होता है कि अगर किसी को, अगर हम बानी पीटीआई की बात ना करें या शायद हम अगर शाह महमूद कुरैशी साहब की बात ना करें, अगर एक आम मुल्जिम भी हो, अगर उसे अपने ही वकील पर एतमाद ना हो तो फिर केस की प्रोसीडिंग हो जाती है? अच्छा देखिए, बात यह है कि ये आर्टिकल 10A है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, जो फेयर ट्रायल के लिए कहता है, फेयर ट्रायल की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की गारंटी करता है। अब होता ये है कि जब प्रोसिक्यूशन एग्जामिनेशन इन चीफ करवा ले तो फिर क्रॉस एग्जामिनेशन करना एक्यूज का फर्ज बनता है, उसकी ड्यूटी है। वो अपने चॉइस के काउंसिल के जरिए करे। उनके काउंसिल थे, उनके वकील साहब मौजूद थे और वो उन्होंने कुछ विटनेसेस को एग्जामिन भी किया। उसके बाद फिर डिलेइंग टैक्टिक्स शुरू हो गई। इस ट्रायल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई, इसे डिले करने की कोशिश की गई, इसे प्रोलॉन्ग करने की कोशिश की गई। उन्हें अंदाजा था कि इस केस का फेट क्या होना है। ये एक ओपन एंड शट केस था। साइफर का सीक्रेट डॉक्यूमेंट होना, उसका कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होना, उसका क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट होना, इट वाज एन एडमिटेड फैक्ट। अब उसका जलसे में लहराया जाना, उसे डिस्प्ले करना, उसे डिस्क्लोज करना, उसके कंटेंट्स को शेयर करना, ये भी एक एडमिटेड फैक्ट है कि इमरान खान साहब ने ऐसा किया। और उनके साथ जो कोई एक्यूज थे, शाह महमूद कुरैशी साहब, वो उनके मोमिद और मावन थे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब का बयान रिकॉर्ड पे है, जो असद मजीद साहब है, सफीर थे अमेरिका में, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे है। और इसी तरह सोहेल महमूद साहब जो सेक्रेटरी खारजा हैं, उनकी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड पे मौजूद है। तो इन्होंने प्रोसिक्यूशन के वर्जन को पूरी तरह से सपोर्ट किया, फुली सपोर्टेड द वर्जन ऑफ द प्रोसिक्यूशन। अब जो आपने बात कही कि जब वकला वो ना करना चाहे, एक लिमिट होती है कि आपको बार बार अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं कि अपने वकला को हाजिर करें, वो उनकी ऑर्डर शीट कोर्ट की मुलाजा फरमाई जाए अगर, तो उसमें बार बार कोर्ट टाइम देती है। जी कहते हैं कि हमारे वकला रास्ते में 10 से 11 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, 11 का टाइम, फिर 12 का टाइम, फिर 1 बजे का टाइम, फिर जब नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे के लिए एडजर्न किया जाता रहा। फिर सख्ती से कहा गया, ऑब्जर्व किया गया कि आपका कंडक्ट ऐसा है, आप चाहते हैं कि इस ट्रायल को प्रोलॉन्ग किया जाए। अब जो ट्रायल जज थे उनके लिए उनकी मजबूरी ये थी कि हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे रखी थी कि इस केस को विद इन 1 मंथ कंक्लूड किया जाए। ये अक्टूबर से डायरेक्शन चली आ रही थी, लेकिन उस डायरेक्शन को कंप्लाई विद इसलिए नहीं किया जा सका कि हाई कोर्ट में ही छोटे छोटे ऑर्डर्स को चैलेंज किया जाता ताकि इसे लिंगर ऑन किया जाए। तो जब इसे तवालत दी गई तो फिर कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो स्टेट एक्सपेंस पे स्टेट काउंसिल मुकर्रर करके केस की प्रोसीडिंग को चलाए। ऐसे ही हुआ कि स्टेट काउंसिल को वहां पे बुलाया गया, तो उन्होंने आके तो क्रॉस एग्जामिन किया। उस वक्त भी ये था कि वो कह देते एक एप्लीकेशन, यानी जज साहब के साथ जो उनके वकील एक उस्मान गिल साहब, वो हाजिर हुए। उन्होंने 2-3 एप्लीकेशंस दी, जज साहब ने देन एंड देयर डिसाइड की और उन्होंने फिर टाइम दिया जी कि ठीक है, हम 2 घंटे के बाद 12 या 1 बजे इसका क्रॉस एग्जामिन शुरू कर देते हैं। जज साहब ने कहा कि इसके बाद फिर कोई एप्लीकेशन नहीं आएगी। ये उनके साथ कमिट करके तो फिर वो कहते हैं जब टाइम आया कि नहीं जी हम जरा नहीं करेंगे। मकसद सिर्फ ये होता है
ताकि हम एपेक्स कोर्ट में, अपीलेट कोर्ट में जाके प्ली ले सकें कि हमें फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला, तो लिहाजा इसे रिमांड किया जाए ताकि मजीद कई साल चले। ठीक है और सर, ये अब ये कंक्लूड ना समाअत होने हुई और इतनी तक 24 घंटे से ज़्यादा की लंबी समाअत, लंबी हियरिंग शायद माजी में इस तरह कभी नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद फैसला आ गया, सज़ा होगी। तहकीकात पर भी सवालात उठ रहे हैं, इसकी तेज़ रफ्तारी पर भी सवालात उठ रहे हैं। जी देखिए, तेज रफ्तारी, अक्टूबर में ये ट्रायल शुरू हुआ था, तो 3 और ये 4 माह हो गए। तेज रफ्तारी तो मैं नहीं समझता कि कोई खास दिनों में ये फैसला हुआ या दिनों में ट्रायल कंक्लूड हुआ। तो पहले उन्होंने एक इसमें ये बात में मलूज़े खातर रहे कि कहा गया कि एग्जामिनेशन चीफ पहले कर लें, यानी विटनेसेस का इब्तदाई बयान प्रोसिक्यूशन पहले करवा ले, जरा हम बाद में करते हैं। ऐसे अमूमन नहीं होता, प्रैक्टिस ये नहीं होती। कोई एक विटनेस जब विटनेस बॉक्स में आता है तो पहले उसे क्रॉस एग्जामिनेशन चीफ करके देन एंड देयर उसे क्रॉस एग्जामिन करना होता है। अगर आप सबको पहले उनका एग्जामिनेशन चीफ रिकॉर्ड करके सारे विटनेसेस को बाद में क्रॉस एग्जामिन करेंगे तो आप फैसिलिटेट कर रहे हैं एक्यूज साइड को कि वो पूरी तैयारी के साथ, यानी जो डिफेंस काउंसिल है वो पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में आए और क्रॉस एग्जामिन करें। ये मौका भी उन्हें दिया गया। और दूसरा ये है कि इसका अगर रिकॉर्ड कहा उनको दिया गया है, लेकिन जो गवाहान पेश किए गए हैं उनमें साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी का भी मुतालबा किया था बानी पीटीआई की जानिब से, तो सर क्या वो मौजूद थे या उनका बयान भी रिकॉर्ड किया गया है? किन की बात कर रही हैं? साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी जिनके लिए बानी पीटीआई की जानिब से मुतालबा किया गया था कि उनसे भी गवाही ली जाए। ये तो प्रोसिक्यूटर बता सकते हैं, जो प्रोसिक्यूशन की टीम थी वो बता सकेगी कि कौन कौन से विटनेसेस। मुझे जो 3 इम्पोर्टेंट विटनेसेस थे उनमें आजम खान साहब हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो उस वक्त थे, और उन्होंने आके ये कहा कि साइफर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भेजा था, वहां से हमें वापस नहीं मिला। दूसरे असद मजीद साहब थे जो सफीर थे अमेरिका में, जब वो अपनी एविडेंस रिकॉर्ड करवाने लगे तो इमरान खान साहब ने बड़े कॉन्फिडेंस का, बड़े ट्रस्ट का इजहार किया उन पे, कहने लगे कि ये बड़े सच्चे गवाह जबरदस्त बयान देते हैं। उन्होंने बिल्कुल रिकॉर्ड के मुताबिक जब बयान दिया तो आखिर में उन्होंने कहा कि उस साइफर में कोई साजिश या धमकी आमेज इबारत नहीं थी उसकी, ना ही कोई थ्रेट एक्सटेंड की गई। उस पे ये बरम हुआ और वहां से उठ के चले गए। यहाँ ये बता सकेंगे आप कि आपने कहा भी कि साइफर में कोई धमकी का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर जो डिमार्च दिया गया था वो किस हवाले से था, उसमें क्या चीजें मेंशन थी? देखें ना, ये इम्पोर्टेंट बात है। अब अगर इस तरह की बात थी ना, ये इनके पास बहुत ही अच्छा मौका था। जब असद मजीद साहब विटनेस बॉक्स में थे तो उनसे ये सवाल किया जाना चाहिए था कि अगर धमकी का वर्ड्स नहीं थे, ठीक है, गवाह से पूछा जाना चाहिए था कोई धमकी एक्सटेंड नहीं की गई तो डिमार्च क्यों किया गया जी। तो लेकिन उन्हें अनअटेंडेड छोड़ दिया, ये सवाल नहीं किया। तो अगर क्रॉस एग्जामिनेशन चीफ के किसी हिस्से को भी, किसी एक लाइन को भी, किसी एक सत्र को भी क्रॉस एग्जामिन नहीं करेंगे तो उसे कानून में ये कहा जाता है कि दैट इज एडमिटेड टू बी ट्रू, उसे सही समझा जाएगा। इन्होंने वो अपॉर्चुनिटी भी खो दी। तो साइफर का क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट होना, उसका सीक्रेट डॉक्यूमेंट होना वो एडमिटेड है, उसे जलसे में लहराना वो एडमिटेड है, और उसका गुम हो जाना इमरान खान साहब ने खुद तस्लीम किया हुआ है कि वो गुम हो गया था। तो ये सारी चीजें एडमिटेड थी। मैं समझता हूँ कि रिकॉर्ड बड़ा स्ट्रांग था, एविडेंस बड़ी स्ट्रांग थी इस केस में। तो इन्हें चाहिए था कि उसे कंटेस्ट करते प्रॉपर तरीके से। इससे पहले देखें भुट्टो साहब को सजा हुई, बेनजीर साहिबा को सजा हुई, उन लोगों ने पूरी तरह से आपने केस मियां नवाज शरीफ का आप देख लीजिए कि उन्हें पता था कि होना क्या है मेरे साथ, इसलिए कि जो एहतसाब कोर्ट के जज साहब थे बशीर खान साहब, उन पे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को मॉनिटरिंग जज मुकर्रर किया गया एजाजुल हसन साहब को। तो अब ये बिल्कुल एक मैं समझता हूँ कि कानून की सुध-बुध रखने वाले को भी अंदाजा हो जाता है कि जब सुप्रीम कोर्ट का जज एक सेशन जज के लेवल के जज को मॉनिटर करेगा तो उसने फैसला क्या देना है। लेकिन उसके बावजूद आपको पता है, मीडिया इस बात का गवाह है कि हर तारीख पे वो हाजिर हुए और उनके वकला भी हाजिर हुए, केस को कंटेस्ट किया, और उसका फायदा ये हुआ कि बाद में जाके अपीलेट कोर्ट में जब देखा गया कि एविडेंस बिल्कुल शटर हुई है, कोई प्रूफ नहीं हो पा खालिद हमारे साथ है। सर आपके पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं, रुक कर लेंगे रेहान शेख, नुमाइंदा आज न्यूज़ की तरफ। रेहान, आप सुबह से ही इस पूरे सिचुएशन को कवर कर रहे हैं, सज़ा के बाद भी ये बताइएगा कि माजी में इतनी तवील समाअत कभी हुई है?
جی بالکل، دیکھیے یہ اپنی نوعیت کی طویل ترین جو ہے وہ اس کی سماعتیں ہیں۔ یہ قصہ آج سے نہیں، یہ اس وقت کے جو وزیر اعظم جو بانی چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، انہوں نے پریڈ گراؤنڈ میں ایک جلسہ ہوا تھا اور میں نے اس جلسے کو کور کیا تھا۔ اسپیچ کے دوران ایک ایکسیڈنٹلی طور پر ایک پیپر لہرایا گیا اور بتلایا گیا سائفر کے حوالے سے، وہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی۔ اس کے فوراً بعد ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ایک ٹیم بنوا دی گئی تھی جو کہ اس کی تحقیقات کرنے کے لیے، تو اس پر جو ہے ایف آئی اے نے ایک ایف آئی آر بھی درج کروائی تھی ایف آئی اے کے کہنے پر، اور اس کی جو شروع میں جو ہے بانی چیئرمین شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور دیگر جو لوگ تھے انہوں نے آ کر بیانات بھی اپنے قلم بند۔ ہمارے ساتھ تھے ماہر قانون وقاص ابریز نے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے۔ وقاص، شاہ محمود قریشی کا 342 کا بیان ریکارڈ نہیں ہوا، ذرائع کو بتانا ہے، ہمارے جو صحافی حضرات ہیں انہوں نے بھی یہی کہا، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے کہ اس کے بنا فیصلہ آ سکتا ہے؟ دیکھیں جی، 342 جو ہے وہ کسی بھی ملزم کا بنیادی حق ہے، اسے ایک سوال نامہ دیا جاتا ہے عدالت کی طرف سے، اور میرے خیال میں جو ڈیو پروسیس ہے یا جو آرٹیکل 10 میں فیئر ٹرائل کی انڈیکیشن یا فیئر ٹرائل کی انشورنس کی بات کرتا ہے پاکستان کے تمام شہریوں کو، اگر تو 342 کی ان کو سوال نامہ یا ان کے اسٹیٹمنٹس ریکارڈ نہیں کی گئی تو الٹیمیٹلی یہ سارے کا سارا جو پروسیس ہے دیٹ وڈ کال ہیلڈ ان ابیس اینڈ دیٹ وڈ کال ڈیفیکٹو پروسیس، کیونکہ ہمارے قانون کے اندر دو طرح کی ٹرمز استعمال کی جاتی ہے، ایک ڈیجورو ایک ڈیفیکٹو۔ پروسیس کو ایسا پروسیس ہے جو بائی لا نہ ہو یا جسے لا کی بیکنگ نہ ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر 342 کی واقعی یہ نشاندہی کر دی گئی ہے کہ ان کی حد تک نہیں ہوا ان کی اسٹیٹمنٹس ریکارڈ، تو الٹیمیٹلی یہ ساری چیزیں کل کل جب ہائی کورٹس میں جائیں گی یا اپیل میں یا سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں گی تو ان ٹیکنیکل گراؤنڈس کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ جو فیصلہ ہے خاص طور پہ شاہ محمود کی حد تک جو ہے اس کو اسٹرائک ڈاؤن یا ڈسپیل یا نلیفائی کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے ماضی کے اندر دیکھا تھا، اور جب آپ کو یاد ہوگا کہ بلے کے نشان کی بھی ہم بات کرتے تھے تو ہم یہ بات کرتے تھے کہ پی ٹی آئی کی ٹیم کے پارٹ پہ لیگل ایرر تھے، لکونہ تھے، ان کی ڈیفیشنسی تھی، جس کی وجہ سے آج دو کہ ہمیں ایک پریجوڈس رویہ نظر آ رہا تھا پی ٹی آئی کے اگینسٹ، لیکن اس کے باوجود بھی جب آپ کے پارٹ پہ ٹیکنیکلٹیز میں فلاز ہوں، بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 قید با مشقت سنا دی گئی ہے۔ ہم اس پہ آج بات کر رہے تھے، ہمارے ساتھ نمائندے تھے ریحان شیخ، ماہر قانون راجہ خالد اور ماہر قانون وقاص ابریز۔ آپ تینوں کے وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوا ہے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ تب کے لیے اللہ حافظ۔